खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड का सेकंड सेट, प्रैक्टिस सेट 2। और प्रैक्टिस सेट सेकंड जो हमारा स्टार्ट होगा, इसमें उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा और आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है। पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका। क्या होगा इसका राइट आंसर? भीमबेटका। आपको इसकी जानकारी के लिए बता दें कि भीमबेटका जो है भारत देश का एक प्रांत है जिसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक जिला है, इसका नाम रायसेन है, वहां पर ये स्थित है और यहां पर ही शिला चित्रकारी पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश डैश अर्थात जिसने सभी मानवीय भाववेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो को क्या कहते हैं। तो इस बात को हम बता दें कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म शब्द का जो जैन धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जिन। ये तो आपको यहाँ पे दिया ही गया है। हम आपको बता दें इसका मेन अर्थ जो होता है क्या होता है, उसका मेन अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है ना, मानवीय भाव वेशों पर विजय प्राप्त कर लेना, मतलब जो हमारे अंदर चलने वाला भाव है जैसे प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा, ये सब जो है इस पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसी को जैन धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के लोग अपने आप पर, इन सब चीजों पर, जितने भी उनके अंदर ये भावनाएं प्रकट होती हैं, इन सब पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विजेता। ठीक है, तो अब जैन धर्म, जैन शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होगा? विजेता। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ऐसे कौन से थे जो कलिंग युद्ध, इन्होंने कहा ना कि कलिंग को जीतने के लिए, और मौर्य सम्राट थे, तो मौर्य सम्राट में कौन थे जो कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे? तो हम आपको बता दें कि वो सम्राट अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। कहा जाता है कि लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कौन? अशोक ने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। और इसके साथ साथ में आपको बता दें कि ये जो युद्ध लड़ा गया था ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध मौर्य समाज और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक है, मौर्य समाज और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है, मेरा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर कौन है? तो यहां पे हम आपको बता दें 24x7, 24x7, जो 24x7 लिखा, तो पहले इसका हम अर्थ आपको बताते हैं क्या होता है। 24x7 का मतलब होता है कि 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, और 24 का और गुणे 7 का मतलब होता है 7 दिन, यानी कि पूरे सप्ताह, यानी 7 दिन तक लगातार, हर 7 दिन तक या 7 दिन तक 24 घंटे तक यह सेवा उपलब्ध है महिला हेल्पलाइन के लिए। और वो ऑप्शन नंबर सी है 181 181 है। इसमें हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, इसमें किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं महिलाओं को। तो इसमें सेवाएं एक ही फोन कॉल पर, मतलब एक फोन, इस नंबर पे जो कॉल करते हैं तो कितनी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। पहला है कि पुलिस से रिलेटेड कोई काम हो तो भी यहाँ पे हो जाएगा, मेडिकल से रिलेटेड कोई काम हो तो भी इसी नंबर से हो जाएगा, कानूनी या काउंसलिंग सहायता की जरूरत हो तो भी इसी नंबर पर
हो जाएगा। तो इतने प्रकार की इसमें कराई गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसे स्वप्नावास वदत्तम स्वप्नवास वदत्तम किसने लिखा था? तो हम आपको बता दें, इस प्रसिद्ध संस्कृत नाटक को भास के द्वारा लिखा गया है। और हम आपको और भी बताने वाले हैं कि इनमें से भास ने ये स्वप्नवास वदत्तम लिखा था। और उसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि जो जयदेव हैं, जयदेव गीत गोविंद लिखे हुए हैं। और नाट्यशास्त्र एक है, नाट्यशास्त्र के जो है वो कौन है? तो नाट्यशास्त्र के भरत मुनि है। और मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम के कौन है? कृतिकार हैं, तो ये शूद्रक हैं। और जो कालिदास जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है मालविकाग्नि मित्रम। दोस्तों, आपसे एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई भी क्लास मेरी पढ़ने के लिए बैठिए तो आप अपने पास पेन और रफ जरूर लेके बैठिए, जिससे आपको जो अलग जानकारी दी जा रही है वो आप नोट कर सकें, जो कि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही है। भास ने इसको लिखा है, ये आप जरूर याद रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा 6वां, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो हम आपको बता दें कि मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु जो कि भारत का एक राज्य है, आप जानते ही हो, भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। कौन? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी का नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? जिसपे संकेत कुछ थे, संकेत हुए थे धातुओं पे, सस्ती धातुएं थी, उसके लिए वो कौन है? तो यहाँ पे है मोहम्मद बिन तुगलक। जो इसके ऑप्शन के, इस ऑप्शन के राइट आंसर होंगे वो कौन होंगे? मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, मोहम्मद बिन कौन है? तुगलक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की आपका बी इस राइट आंसर, 7 का बी आपका सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। कब किया गया था? जब कन्नौज की लड़ाई हुई थी तो शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित कब किया गया था? तो हम आपको बता दें कि 1540 ईस्वी में। कब किया गया था? 1540 ईस्वी में। थोड़ा सा और इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कन्नौज का युद्ध शुरू हुआ था वो मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कन्नौज। और उसके बाद में बता दें कि ये जो युद्ध है, इस कन्नौज के युद्ध का दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध। अगर जो आपसे कभी कभी पूछ लेता कि बिलग्राम का युद्ध किसे कहते हैं या किनके बीच लड़ा गया था, तो अभी आपका आंसर हुमायूं और शेरशाह ही होगा। ठीक है, तो अब अगर जो ये आपसे पूछा जाए कन्नौज का युद्ध कहा जाए या फिर आपसे बिलग्राम का युद्ध कहा जाए, तो इसके लिए सेम आंसर ही होगा। और किनके बीच लड़ा गया था? तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9। इसमें क्या कह रहा है? मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? अभी ऊपर ही हमने आपको बताया था कि गीत गोविंदम के जो लेखक हो जयदेव जी है। कौन है? जयदेव है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसके पहले ही स्टार्टिंग में था एक क्वेश्चन, उसी में हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात क्या कर रहा कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? चलो आज हम यहाँ पे सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। नहीं, किसी ऑप्शन सही है, लेकिन इसके साथ साथ में और अब हम आपको बता रहे हैं कि सिख धर्म के पहले जो गुरु थे ये कौन थे? गुरु नानक देव थे। और उसके बाद में जो दूसरे गुरु हुए थे वो गुरु अंगद देव थे। दूसरे गुरु कौन थे? सिख धर्म के गुरु अंगद देव जी थे। और उसके बाद जो तीसरे गुरु बने थे वो गुरु अमरदास जी थे। इसके साथ साथ में जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि आज तक उन्हीं की लोग पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में क्या कह रहा
कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। मतलब सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे जो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था 1947 से पहले, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में गरीबी की अवधारणा पर बात किया था, वो कौन थे आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। थोड़ा इनके बारे में और हम जान लेते हैं। कह रहा कि इन्होंने अपनी पुस्तक, जब इन्होंने बताया मतलब इस बारे में स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा किया, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था उसका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखा था ये? दादा भाई नौरोजी। इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इस पर भी बना सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा था और पहली बार गरीबी के मापन का न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर जो क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। अब आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भी देखो एक न्यूज़पेपर चलाया गया था। वो न्यूज़पेपर कौन सा था, वो भी कब? दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। तो उस पेपर का नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, यानी 12वें का ए राइट आंसर होगा। और हम बता दें, हम ये जो शुरू किया गया था ये 1903 में किया गया था। कब किया गया था? 1903 में किया गया था। और इसके साथ साथ एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जब ये इस अखबार का शुरुआत किया गया तो इस अखबार को कितने भाषाओं में प्रकाशित कराया गया था। तो एक हिंदी था, गुजराती था, तमिल था और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1903 में। आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कब किया था। ठीक है, तो आप 1903 पर टिक कर सकते हैं। ये आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब आपको पता है कब किया गया था? 1932 में किया गया था। ठीक है, अब यहां पे आपको बता दें कि यहां पे ये जो चलाया गया था, मतलब ये जो आपका संघ बनाया गया था, ये संघ किसके लिए? ताकि अस्पृश्यता मिट जाए। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की जो विडंबना थी लोगों के बीच में वो खत्म हो जाए। इस संघ में इस संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। ये भी आप याद रखिएगा कि जो इस संघ के जो पहले अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडिया नेशनल कांग्रेस NIC, इंडिया नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ने इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो हम आपको बता दें कि जो ये गाया गया था ये 1911 में गाया गया था और कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता के 1911 में गाया गया था। और इसके साथ साथ में हम आपको बता दें, जो यहाँ पे 1907 लिखा हुआ है सूरत, इस समय क्या हुआ था सूरत में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके दो दल हुए थे, दो दल बने थे, दो भागों में विभाजन का हुआ था, एक नरम दल और एक गरम दल का। तो आपसे यहां भी क्वेश्चन बन सकता है कि नरम दल और गरम दल, जो राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसमें कब नरम दल और गरम दल बना था। तो 1907 में इसका आप आंसर दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। कौन से भारतीय
क्रांतिकारी थे जिन्होंने माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारा था भाई। तो इसमें से बात कर लें तो उनका नाम उधम सिंह था। क्या नाम था? उधम सिंह था, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कहां पे किए थे और कब किए थे मैं बता देता हूं कि उधम सिंह जो थे वो ये तो पंजाब के रहने वाले थे। पहले तो समझ लीजिए कि उधम सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 में किया था। कहां पे किया था? लंदन के कैक्सटन हॉल में किया था। कहां पे? लंदन के कैक्सटन हॉल में किया था, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? कह रहा है किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके राइटर हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आजाद हिंद फौज की जो गठन किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ये सबको पता है। और इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। कहां की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? भारत में किस प्रकार की सरकार है? जो हमारे भारत में सरकार चल रही है, ठीक है, वो किस प्रकार की सरकार चल रही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे संसदीय सरकार चल रही है। जो भारत में सरकार चल रही है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार है। क्यों है? क्योंकि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई थी। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। ठीक है, यानी कि ये संसदीय सरकार है भारत में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। कह रहा कि भारत संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? आपको यह बताना है। टोटल कितने भाषा हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो हम आपको बता दें 8वीं अनुसूची में किया गया है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इस बात को आप याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो किसके द्वारा हटा दिया गया है ये आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर होगा डी, 44वें संशोधन के अनुसार इसको हटाया गया था। कब? 1978 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4th A किससे संबंधित है? जो 4th A है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग जो 4th A है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इस बात को आप याद रखेंगे। और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आपको बता दें भाग 4 जो है वो राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत से है और भाग 2 नागरिकता से है। तो भाग 2 नागरिकता से, जो 4 है भाग वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से, और मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से। लेकिन आपसे पूछा है 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की कर लेते हैं। कह रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हम आपको बता दें, ये सभी लोग जानते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताया भी गया होगा, जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जो प्रतिभा पाटिल जी थी वो कौन थी। तो प्रतिभा पाटिल जी का जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी में हुआ था। अब इनका जन्म भी आपको जानना जरूरी है, जब बात ही हो रही है तो इसी पे कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 19 दिसंबर 1934 में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है वो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में है और इन्हीं को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाया गया था उस समय। और आपको बता दें जब ये पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी थी तो वो 25 जुलाई 2007 था और इनका कार्यकाल पूरा चला था 25 जुलाई 2012 तक, यानी 5 साल का था। और हम आपको इस बात को याद दिला दें
कि पहली जो हमारी महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल जी ही थी। ठीक है, यानी इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला आपको बता दें, अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, और उसके साथ साथ में ये भी बताना है कि वो किस राजनीतिक दल के थे। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि INC के थे। INC मतलब होता है क्या चीज? इंडिया नेशनल कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक पार्टी बताई जाती है। और एक चीज और आप जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक नाम से और जाना जाता है, उनका नाम बता आप लोग जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक दूसरा नाम भी है, जिनको हम लोग निक नेम से भी कह सकते हैं, निक नेम है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि उनका नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 23, मंत्री परिषद यानी भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, और ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता भी होता है। लोकसभा के क्या होते हैं? बहुमत दल के नेता भी होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के डैश डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के अनुसार करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि पहली चीज तो ये जान लो कि राष्ट्रपति द्वारा ही भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो चूंकि देखो 124 से 147 जो अनुच्छेद है, ठीक है, भाग 5 के 124 से 147 जो अनुच्छेद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें 124 एक है और 124 दो है। तो चूंकि यहाँ खंड 2 बात किया है, खंड 2 की, एक की नहीं बात किया, खंड 2 की बात किया है, इसलिए अनुच्छेद 124 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 124। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा नीति NITI आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति है आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति में NITI, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसके अध्यक्ष कौन है? पूछा जाता है कि इनके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अगर जो आपसे इस समय पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष इस समय कौन है, तो आप उनका नाम देंगे, यहाँ पे ये नहीं बताएंगे प्रधानमंत्री, नाम वहां पे दिया रहेगा। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? आता नहीं, आता है नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें कानून व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था की जो बात की जाए वो हमारे किसमें नहीं आता? स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ये हमारे राज्य में आते हैं, स्थानीय पे नहीं आते, या फिर जिले में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कानून एवं व्यवस्था है। स्वच्छता तो हमारे स्थानीय निकाय में आ जाएगा, जन स्वास्थ्य भी हमारे आ जाएगा स्थानीय निकाय में, और जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण भी उसी में होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इसी को शॉर्ट में ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से जाना जाता है, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी को CEO बोलते हैं। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को CEO बोलते हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? तो हम आपको बता दें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 में, तो ये किया गया किसको? अमितेश कुमार सिन्हा जी को किया गया, अमितेश कुमार सिन्हा जी को किया गया, जो कि CEO है। ठीक है, किसके CEO हैं? भारत सेमीकंडक्टर मिशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और ये भी हम आपको बता दें कि जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पर है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सैल का उदाहरण नहीं है? सैल, सैल मतलब पत्थर। ठीक है, तो इसमें से एक है एस्फॉल्ट। एस्फाल्ट जो है एक सैल नहीं है, हम एस्फॉल्ट के बारे में आपको बता देते हैं। सैल में ग्रेनाइट हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा या बेसॉल्ट हो जाएगा, लेकिन एस्फॉल्ट नहीं है। एस्फॉल्ट क्यों नहीं आपको बता दें, एस्फॉल्ट है क्या चीज? कह रहा है एस्फॉल्ट पेट्रोलियम का एक चिपचिपा काला गाढ़ा तरल या ठोस रूप होता है। तो ये काला गाढ़ा तरल ठोस रूप होता है, वो भी किसका? पेट्रोलियम का, चिपचिपा सा होता है। ठीक है, और ये सड़क बनाने में आता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं डामर भी बोलते हैं ना, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 29। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या कह रहा कि वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायित्व है? यानी जो ओजोन लेयर है जिसके माध्यम से हम बचे हुए इस धरती पर सुरक्षित हैं, वो ओजोन लेयर को क्षय करने मतलब कमजोर करने का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व इनमें से कौन सा है? तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आए हो, अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, इसमें से यूवी अगर जो आप देखते हो, अगर जो ओजोन क्षय की बात करे और आपके ऑप्शन में यूवी दे दे तो चुपचाप वही टिक कर देना। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, यानी कि आपका 30 का ए इज द राइट आंसर। 31 का क्वेश्चन क्या कह रहा कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी जो झील है उसको झील टिटिकाका कहते हैं। क्या कहते हैं? झील टिटिकाका बोलते हैं। और ये भी बता दें आपको कि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 3812 है, 3812 किलोमीटर है। ठीक है, 3812, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर में है। ठीक है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। और यह अमेरिका की जो दक्षिण अमेरिका वहां की सबसे बड़ी झील होती है। कौन कौन सबसे बड़ी झील है? झील टिटिकाका। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, 32वें। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, छठवां सबसे बड़ा देश कौन है? जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं देखना। क्षेत्रफल मतलब जमीन भूमि की देखना है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत तो 7वां है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है, भारत 7वें नंबर पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ब्राजील में कॉफी के बागानों को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अगर जो ब्राजील की जो कॉफी बागान है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फजेंडा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और हम आपको बता दें यहाँ से कि ब्राजील जो है वो विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है। विश्व का, किसी एक देश का नहीं, विश्व का मतलब सभी पूरे जितने इस धरती पर विश्व हैं, जिस धरती पर जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। ठीक है, यानी ये पूरे विश्व का 1/4 भाग अकेले केवल उगाता है और बाकी अलग अलग देश मिलकर के उगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा? कह रहा कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो हम आपको बता दें, बहुत ही आसान है, सिंपल है। रेड क्लिफ की बात कर ले तो दिमाग में आ जाए भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? कह रहा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सिंपल सी बात है यार, भारत देख लो, भारत में का नक्शा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, हम सीधा सा बताते हैं, आपके राइट में ये है ईस्ट, राइट में ईस्ट है, और ऊपर की बात कर लो तो ये नॉर्थ है। दो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब जब हम लोग भारत का नक्शा बनाते हैं तो भारत के नक्शे में यहाँ पे कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें यहाँ पे होता है सबसे ऊपर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता है ना। तो इस अरुणाचल प्रदेश पे ही आप सूर्य सबसे पहले निकलता है।
तो अब जरा मुझे बता दो कि पूर्वी, जो कि सबसे पूर्वी भाग माना गया, सबसे पूर्वी राज्य माना गया अरुणाचल प्रदेश, और वहीं से ही सूर्य सबसे पहले भारत में सूर्य वहीं उगता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप बस ध्यान लगा के पढ़ते रहें, पूरी वीडियो को जरूर देखें, आपको मजा तो बहुत आने वाला है और आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अभी आपने जल्दी ही सुना था कुछ चीजों के बारे में, कुछ घटनाएं घटित हुई थी, अभी जल्दी ही हुआ था। ठीक है, और उसके लिए लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, उस पर रोक भी लगा है। ठीक है, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। हम आपको बता दें, जो अरावली पर्वत श्रेणी है, उसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। और जानते हैं कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसी पे भी आंदोलन भी हुआ था जल्दी ही। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली, जो कि असम का, निर्माण किस नदी द्वारा होता है? जो माजुली नदी का निर्माण होता है, जो कि असम में पाया जाता है, वो किस नदी के द्वारा होता है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस नदी के द्वारा होता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र। आपको बता दें कि जो माजुली है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली जो है भारत की सबसे बड़ी क्या है? नदी द्वीप है। और इसका जो निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही इस नदी का निर्माण होता है, और देश का पहला द्वीपीय जिला भी यही है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? जो सोन नदी है वो किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। इसका भी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम आपको बता दें कि जो सोन नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। कहां से? मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक नदी, अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, सोन नदी। और इसकी एक चीज और हम बता दें, ये गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि बिहार के पटना जिले, बिहार का जो पटना जिला है के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। फिर ये जो सोन नदी है फिर जाके कहाँ पे? बिहार के पटना जिले में गंगा नदी, गंगा में जाकर के वो मिल जाती है। कौन? सोन नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? अब बताओ भैया, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत में? तो इसका ऑप्शन इज द बी, यानी यमुना नदी है। और यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है ये यमुना नदी की जो है लंबाई है, यानी 1376 किलोमीटर है। और आपको ये भी बता दें कि ये यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। हिमनद मतलब जो बर्फीली पहाड़ियों की चोटी होती है वहां से निकलती है। और फिर ये यमुना नदी कहाँ जाके मिल जाती है? ये प्रयागराज के में गंगा में जाके मिल जाती है। प्रयागराज के गंगा में जाकर के ये मिल जाती है, यानी। और इसका मैंने बताया ना कि जो समुद्र में प्रवाहित होती है, समुद्र में जाके नहीं मिलती है, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? काल वैसाखी की बात कर लिया। काल वैसाखी आप किस राज्य में आप अनुभव कर पाएंगे काल वैसाखी का? तो सबसे पहले हम आपको बता दें काल वैसाखी होता क्या चीज है। तो हम आपको बता रहे हैं काल वैसाखी बैसाख के महीने में तेज हवाओं से चलने वाले स्थानीय विनाशकारी वर्षायुक्त पवन है, जो कि बहुत विनाशकारी वर्षायुक्त पवन होता है। ठीक है, ऐसे पवनों को ही पश्चिम बंगाल में अनुभव किया जा सकता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अरे हम लोग भी देखते हैं ना, आंधी पानी आती है खूब तेज। कब आती है भाई? जब बरसात का मौसम आता है ना, उसी को बैसाखी भी बोला जाता है, बैसाख का महीना बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 40 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में? कह रहा है कि चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है? अब देखो, क्रांति बहुत सारी है हमारी, जैसे दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति हो गई है ना, और फसल उत्पादन के लिए हरित क्रांति हो गई। ठीक है, उसी तरह से चमड़ा और कोको के लिए
कौन सा क्रांति है, तो ये भूरी क्रांति है, तो इसका भी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो धूसर क्रांति होती है, धूसर क्रांति जो उर्वरक के लिए, तो जो घास हमारी उर्वरक खाद है उसके लिए है। और काली क्रांति जो होती है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काली क्रांति जो पेट्रोलियम और कोयला के लिए है, ठीक है, पेट्रोलियम और कोयला के लिए। स्वर्ण क्रांति को आप बताएंगे, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, स्वर्ण क्रांति को आप उसमें बताएंगे कमेंट में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहां पे खोजा गया था? तो हम आपको बता दें, पहला क्षेत्र जो खोजा गया था तेल क्षेत्र, वो असम में खोजा गया था। कहां खोजा गया था? असम में खोजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कुडनकुलम कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन से, किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ था। इससे जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 2002 में, 2002 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? जो सबसे, यानी कि जब भारत की जनगणना 2011 में हुई थी तो उस समय ये पता किया गया था कि सबसे कम भाषा कौन सी बोली जाती है। तो इसमें तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली दिया गया। तो सबसे कम जो भाषा बोली गई थी वो तमिल थी। कौन सी भाषा थी? तमिल भाषा थी। तमिल भाषा सबसे कम बोली गई थी। और सबसे ज्यादा जो बोली गई थी वो हिंदी भाषा थी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 45 की देख लेते हैं, क्या है? कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा, पहला नहीं पूछा है। भारत पहले में तो उत्तर प्रदेश आता है भाई, जानते ही हो सभी लोग, पहले में तो उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, ठीक है। तीसरा पूछा है तो तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है बिहार। कौन आएगा? बिहार आएगा, ठीक है। तो 45 का सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर, सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। प्रवासी मतलब दूर दूर से आने वाले पक्षियां, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको यह बताना है कि जो ये साइबेरिया की अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो सुराहा ताल, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हम आपको बता दें बलिया जिले में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बलिया जिले है। वहां पे आपको विभिन्न देशों के विभिन्न ठंडे प्रदेशों से आए हुए अलग अलग प्रकार के पक्षी आपको वहां पे प्रवासी पक्षी मिलेंगे, ठीक है। आपको कभी देखने का मन करे तो जरूर जाएं बलिया जिले में, ठीक है, वहां पे आप देख के आए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा? यहाँ पे कह रहा कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो भदोही है, भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये बुनाई कला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कालीन बुनाई, बुनाई तो यहाँ पे दो दिए गए, साड़ी बुनाई, कालीन बुनाई, तो ये कालीन बुनाई के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, भदोही जिला जो है, भदोही। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लें तो ये क्या कह रहा? एक चीज और हम आपको बता दें, चलो ठीक है, अब बात ही आ गई है तो बुनाई की बता ही दे रहे हैं। जो चमकीले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चमकीले मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये कहाँ पे बनते हैं? तो चमकीले मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं वो लखनऊ में बनते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो चिनकारी दिया है, चिकनकारी जो दिया गया, चिकनकारी नहीं, चमकीले मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं ये बनते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम खुर्जा शहर है, वहां पे बनते हैं। और जो चिनकारी है लखनऊ में बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई? जो उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना थी वो कब प्रारंभ की गई थी? तो हम आपको बता दें 2021 में की गई थी। कब की गई थी? 2021 में की गई थी। तो 48 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 49 की। 49 क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश
राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे देखो कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र में बागान